Assalamu alaikum. My name is Kanya Talat and today I will discuss on the topic colligative properties. First of all, what are colligative properties of solution? Colligative properties of the solution are those properties that depend upon the solute and also on the solvent, ions or molecules etc. मीन्स वो प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सल्यूट पे डिपेंड करें, सॉल्वेंट पे डिपेंड करें, आयंस मॉलिक्यूल्स सोल्यूशन में जो है उन पे डिपेंड करें, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. एंड हियर वी विल डिस्कस 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure. First we will discuss the lowering of vapor pressure. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैंने कहा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कैसे? बिकॉज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सल्यूट पे डिपेंड करता है. वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कम होना सल्यूट पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. अब हम देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सल्यूट पे कैसे डिपेंड करता है. सो टू सी दिस वी टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ हम 3 सॉल्यूशंस लेंगे एंड जो 4th वन होगा वो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होगा. ओके, फर्स्ट हमने लिया बीकर, उसमें 1 kg वाटर एंड ऐड किया यूरिया. इसमें हमने सल्यूट लिया यूरिया, कितने ग्राम? 6 ग्राम. नेक्स्ट हमने लिया ग्लूकोज, 1 kg वाटर. हमने सॉल्वेंट सेम लिया, सल्यूट तीनों में डिफरेंट लेकर देखना, ऑब्जर्व करना है कि कैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट हमने लिया 180 ग्राम ग्लूकोज, इसमें हमने सॉल्यूट लिया ग्लूकोज. नेक्स्ट फिर 1 kg वाटर, इसमें हमने सल्यूट लिया सुक्रोज और वो हमने लिया 34.2 ग्राम. और यहाँ पे हमारे पास वाटर प्योर है, इसके अंदर हमने कोई सल्यूट ऐड नहीं किया. ओके, अब हमने जो 6 ग्राम यूरिया, 180 ग्राम ग्लूकोज और 34.2 ग्राम सुक्रोज की सॉल्यूशंस बनाए हैं, ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन बनने हैं 0.1 मोलर. 0.1 मोलर. अब ये मोलैलिटी 0.1 कैसे आई? इसको अगर मैं समझाऊं तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? मोल्स, ये मोलैलिटी का फार्मूला है, ओवर सॉल्वेंट इन केजी. ओके, मोल्स किसके इक्वल है? गिवन मैस ओवर मोलर मैस. मोल्स गिवन मैस ओवर मोलर मैस के इक्वल है. और नीचे हमने सॉल्वेंट इन केजी एज सच लिख दिया, सॉल्वेंट इन केजी. अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, सपोज हम वाटर की वैल्यू पुट कर लेते हैं और यूरिया की पुट कर लेते हैं. हमारे पास यूरिया का गिवन मैस हमने कितना लिया है? 6 ग्राम. 6 ग्राम गिवन मैस. मोलर मैस इसका होता है, यूरिया का फार्मूला है NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2. अगर हम इसका मोलर मैस निकालें तो वो 60 ग्राम आएगा. ओके, 12 कार्बन, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन है और कैलकुलेट करके टोटल 60 आएगा. ओके, नाउ मोलर मैस हमारे पास यूरिया का कितना है? 60 और साथ हमारे पास सॉल्वेंट कितना है? 1. अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1. आंसर आएगा 0.1. ओके, और हमने यहाँ पे मोलैलिटी ही क्यों फाइंड किया है? कंसेंट्रेशन के तो और भी यूनिट्स होते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी. क्योंकि हमें पता चल गया हमारा सॉल्वेंट केजी में है
और मोलैरिटी में हम सॉल्वेंट लीटर में या मिलीलीटर में लेते हैं, और मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट ग्राम या किलोग्राम में लेते हैं। चूंकि हमने किलोग्राम में लिया, हमने दैट्स वाई हमने मोलैलिटी कैलकुलेट की। मोलैलिटी हमारे पास 0.1 मोलर आई यूरिया के केस में। और अगर हम वाटर के ग्लूकोज के केस में भी देख लें तो हमारे पास 0.1 ही आएगी। अगर हम सुक्रोज के केस में भी देख लें तब भी 0.1 ही आएगी। इसीलिए हमने पुट करना है गिवन मैस ग्लूकोज का कितना हमने लिया है 18 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम, 180 कप में 18 ग्राम हमने मैस लिया है ग्लूकोज का। मोलर मैस इसका है 180 और सॉल्वेंट है हमारे पास 1 kg। इसको भी सॉल्व करें 0.1 आएगा। नेक्स्ट हमने सुक्रोज का गिवन मैस हमने लिया 34.2 और मोलर मैस है हमारे पास 342 होता है इसका। इसको भी सॉल्व करें तो 0.1 आएगा। मतलब इस तरह हमारे पास ये 0.1 मोलर की 3 सॉल्यूशंस हमने बना ली है। अब अगर हम देखेंगे कि पहले प्योर सॉल्वेंट यानी जिसके अंदर कोई सल्यूट नहीं है वाटर, उसका वेपर प्रेशर देखेंगे। फिर उसमें सल्यूट ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर देखेंगे। अगर आप देखेंगे सपोज ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है वाटर जिसके अंदर हमने कोई सल्यूट नहीं ऐड किया, इसमें ये पार्टिकल्स हैं और ये हमारे पास वो है सॉल्वेंट जिसके अंदर हमने सल्यूट ऐड किया है। सपोज हम ये वाला बीकर ले लें, ये वाला तीनों में सेम होगा। इसमें हमने कोई वाटर के पार्टिकल्स भी हैं और यहाँ पर सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं। ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं क्योंकि हमने ये वो लिया है जिसके अंदर सोल्यूट ऐड है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हमारे पास सोल्यूशन है और ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। ओके, नाउ हम दोनों में अगर डिफरेंस देखें वेपर प्रेशर में, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेपर प्रेशर होता क्या है। वो प्रेशर जो लिक्विड के पार्टिकल्स एक्सर्ट करते हैं, मींस फॉर कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, वो वाले लिक्विड के पार्टिकल्स का वेपर्स में कन्वर्ट होना, जो उनमें कन्वर्ट होने में वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो वेपर प्रेशर है, जो एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स। जैसे हम वाटर की एग्जांपल ले लें, वाटर को हम हीट दें तो वो बॉईल हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये उसका वेपर प्रेशर है। अगर प्योर सॉल्वेंट के केस में देखें तो यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, नीचे से हम उसको हीट दे रहे हैं, उसका वेपर्स में कन्वर्ट होना ईजी है। मतलब यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं है, हम हीट देंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब हमने ये प्योर सॉल्वेंट के लिए देख लिया। अब हम इनमें से कोई भी एक, सपोज हमने यूरिया का केस लिया, यूरिया वाला बीकर उठा के अब हम उसको उसमें भी वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही हीट देंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ सल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो ये सल्यूट के पार्टिकल्स एक हिंड्रेंस, एक रुकावट क्रिएट कर देंगे इन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। वो वेपर्स में उतनी इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे जितनी प्योर सॉल्वेंट इजीली कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब कि प्योर सॉल्वेंट की निस्बत सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो गया है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। और हमने जैसे सॉल्यूट ऐड किया तो हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। इट इज द लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर पर सॉल्यूट ने असर किया, सॉल्यूट ने इफेक्ट किया, सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर पहले ज्यादा था, कम हो गया। मतलब लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। और हमने कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही है जो सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड करें सॉल्यूशन की। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूट ऐड करके अगर हम सॉल्वेंट का देखें तो वो कम होता है। इसलिए हम कह रहे हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और चूंकि ये सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, अपेरेंटली हमें ये लगेगा कि सबसे ज्यादा हम यहाँ पे सॉल्यूट ले रहे हैं, इस बीकर में सबसे ज्यादा सॉल्यूट लिया है ना। सॉल्वेंट तीनों में सेम है, 1 kg 1 kg 1 kg। इसमें सॉल्यूट, इसमें 6 ग्राम है, इसमें 18 ग्राम है, इसमें 34.2 ग्राम है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूट है। तो इसकी चांसेस सबसे ज्यादा है कि इसमें लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होने चाहिए। मतलब अगर हम इसका कंपैरिजन प्योर के साथ करें तो इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। अपेरेंटली हमें नजर ये आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
तीनों में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। क्यों? अगर हम इनका मोल्स हमने जैसे फाइंड किए थे, हम मोल्स फाइंड करें, मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ओके, गिवन मैस 6 है, मोलर मैस हमारे पास यूरिया का हमने किया कैलकुलेट 60 है, हमारे पास आंसर आता है 0.1 मोल्स। ओके, हमें पता है कि एक मोल में कितने एवोगैड्रोस कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर 0.1 मोल है तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे? 1/10, मतलब 1/10। 0.1 है ना, तो हम इसको यू भी लिख सकते हैं 1/10। तो अब हम 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को 10th पार्ट लें, मतलब 0.1 से करें तो एक पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 पार्टिकल्स बनेंगे। मतलब अगर एक मोल हो, एक मोल 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल है। यहाँ पे हमने पहले भी तीनों की मोलैलिटी कैलकुलेट की, तीनों में 0.1 मोलर सोल्यूशन है, तीनों के मोल्स भी आप निकालेंगे तो 0.1 मोल्स ही आएंगे। और 1 मोल जो होते हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के इक्वल है। तो 0.1 मोल किसके इक्वल होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 के। इसका मतलब है कि इन तीनों सॉल्यूशंस में कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 पार्टिकल्स हैं तीनों में। तीनों में पार्टिकल्स सेम हैं, दैट्स वाई तीनों में जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सेम रेट पे होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा, डिफरेंट नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, दैट्स वाई इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दिस इज नॉट ट्रू। अब हम देखेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना। हमने कहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सल्यूट पे डिपेंड करती हैं, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं। इसका मतलब है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी सल्यूट पे डिपेंड करता है किसी ना किसी तरीके से। अब हम देखेंगे कि कैसे करता है। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि सल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट जरूर बढ़ेगा। हमने पिछली प्रॉपर्टी के साथ देखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो सल्यूट पे डिपेंड करती थी, लेकिन सल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम होता था, दैट्स वाई हमने लिखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर हम सल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दैट्स वाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि जब किसी भी लिक्विड का कह लें कि वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो चीज बॉईल करनी स्टार्ट कर देती है। ओके, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी भी लिक्विड, किसी भी सॉल्यूशन, किसी का भी वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो देन बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कि चीज बॉईल होना स्टार्ट होगी, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, अब सल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इनहांस एलिवेट कैसे होगा। अब हमने कहा है कि जैसे अभी हम वेपर प्रेशर देख चुके हैं, कि जैसे हमने सल्यूट ऐड किया, ये था प्योर का, यहां पर जैसे ही हमने सल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था? ये सल्यूट के पार्टिकल्स हैं डॉट वाले, इन्होंने थोड़ी रुकावट क्रिएट की, या इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, इसके पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट इजीली हो रहे हैं। यहाँ पे सल्यूट के पार्टिकल्स रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, इसके इतनी इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, पिछले केस में हम देख चुके हैं, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था। अब मैंने कहा कि बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब है इसका वेपर प्रेशर हाई है, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होते हुए इसे जल्दी के एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर है, थोड़ा ही टाइम लगेगा, बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर 10 है, सपोज 100 है, सपोज तो 90 लगा लें, 90, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है,
तो 90 है, तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, वो उसके इक्वल हो जाएगा, तो 100 डिग्री पे जाके वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने सोल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया, 80 70 जितना भी, मतलब 70 ले लें, तो यहाँ पर उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होने के लिए। और जब तक वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाएगा, चीज बॉईल करना स्टार्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी देर बाद जाकर चीज बॉईल होना स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जब तक एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाएगा तो वो बॉईल ही नहीं करेगी। इसी वजह से जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिविएट होता है, और चूंकि ये एलिविएट होना, ये एलिवेशन होना सोल्यूट पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। होप्स आपको इसकी भी समझ आई है क्लियरली। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी को अगर हम स्टडी करें, वो है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मींस ये कि ये भी सोल्यूट पे डिपेंड करती है किसी ना किसी तरह। अब हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, अब फ्रीज चीज कब होना स्टार्ट होती है? सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड, उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, तभी सॉलिड में जब कन्वर्ट हो जाएगी हम कह देंगे कि ये फ्रीज हो गई है। ठीक, फ्रीज हो गई है। अब लिक्विड ने सॉलिड में जाना है, तो उसको हमने कहना है कि ये चीज फ्रीज होगी, फ्रीजिंग पॉइंट उसका ये है। अब एक लिक्विड है हमारे पास, ये सोल्यूट वाली, एक लिक्विड है हमारे पास प्योर, जिसमें है ही लिक्विड। इसको हम दो रीजन से स्टडी करेंगे, पहले आपको बता रही हूँ। एक हमारे पास है ही प्योर लिक्विड है, एक हमारे पास लिक्विड है, उसके अंदर थोड़ी सी पार्टिकल्स सोल्यूट के भी हैं जो सॉलिड फॉर्म में हमने ऐड किए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे लिक्विड में हमें पता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं सॉलिड की निस्बत, एज कंपेयर टू सॉलिड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती हैं और डिस्टेंस भी उसकी निस्बत ज्यादा होता है, ये लेस होती है, एंड डिस्टेंस एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होता है, और सॉलिड में ये ज्यादा होती है। एंड डिस्टेंस लेस होता है, स्मॉल होता है। ओके, मीन्स if you want to convert the liquid into solid, you have to minimize the distance between the particles. Means अगर आप liquid को solid में convert करना चाह रहे हो तो आपको उसके particles का distance भी ज़्यादा से कम करना होगा, और forces of attraction obviously increase हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्योर लिक्विड है, जैसे ही हमने इसमें सोल्यूट ऐड किया, यहाँ पर पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज़्यादा था, सोल्यूट ऐड करने से वो काफ़ी हद तक कंपेंसेट होगी, जो स्पेस थी उनके दरमियान, यहाँ पे उनका जो डिस्टेंस था जो पार्टिकल्स के दरमियान, वो काफ़ी हद तक कम हो गया इस एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। दैट्स व्हाई अब वो जो है फ्रीज जल्दी हो जाएगा, फ्रीज चीज़ जल्दी हो जाएगी। इसको रखेंगे तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस को पास पार्टिकल्स को पास आने के लिए, डिस्टेंस को कम करने के लिए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट करने के लिए प्योर को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके दरमियान डिस्टेंस लार्ज है। अब देखिए ना, ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान इतना डिस्टेंस है, जब हमने सोल्यूट ऐड किया इनके दरमियान इतना डिस्टेंस हो गया। अब जब हमें दोनों को फ्रीज करना है, तो जब हम इसको फ्रीज करेंगे, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा अपने डिस्टेंस को ओवरकम करके पार्टिकल्स को करीब लाके फ्रीज होने में, जबकि इसके पार्टिकल्स पहले ही पास हैं, दैट्स व्हाई इनको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और ये जल्दी फ्रीज हो जाएंगे। अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया कि मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन सोल्यूट ऐड किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा हो गया, मतलब वो जल्दी से चीज फ्रीज होगी। मतलब अगर पहले 10 डिग्री 0 डिग्री पे हो रही थी, अब माइनस में चली गई, -5 -10 पे होने लग गई, तो डिप्रेशन आ गया। इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड दूसरा तरीके से अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की रीजन देखें तो वो है वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि जैसे ही हमने सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई है।
तो अब फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जब लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, वो को एग्जिस्ट करें आपस में। तो जैसे ही हमने ऐड किया है लिक्विड का वेपर प्रेशर, मतलब लिक्विड ने सॉलिड में कन्वर्ट होना है ना, सॉलिड का वेपर प्रेशर वैसे ही कम होता है लिक्विड की निस्बत, होता ज़रूर है, क्योंकि वेपर प्रेशर हम ऐसे नहीं कह सकते कि सॉलिड कौन सा लिक्विड है वो कौन सा वेपर करती है, लेकिन सॉलिड सब्लाइम होती है, सब्लिमेशन हमने पढ़ी है, सॉलिड सब्लाइम होती है, उसका वेपर प्रेशर होता है थोड़ा कम। तो जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड किया लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो गया, अब वो जल्दी से सॉलिड के साथ को एग्जिस्ट कर लेगी, और दैट्स वाई फिर फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज जल्दी हो जाएगी, फिर डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इस तरीके से भी हम स्टडी कर सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट की निस्बत सोल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ क्यों? सोल्यूट ऐड करने से, ये भी सोल्यूट पे डिपेंड किया, दैट्स वाई ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। होप सो आपको ये भी अच्छे से समझ आया है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड वन, जो कि आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी, बस लिखा है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ऑस्मोसिस का भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, और ये सब। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है, ऑस्मोसिस होती है हाई कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन से हाई की तरफ मूवमेंट, ये होती है हमारे पास ऑस्मोसिस। लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, ये ऑस्मोसिस है। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखेंगे, सपोज हमारे पास ये ट्यूब है और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस वाली साइड पे प्योर सॉल्वेंट है सारा, अभी इधर भी प्योर सॉल्वेंट है, ठीक, हमने सपोज वाटर लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करने लगे हैं। अब हम वाटर लिया है, यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ चीज़ों को सेमी परमिएबल वो होती है कुछ चीज़ों को अलो करती है अपने पास होने, अपने अंदर से पास होने के लिए, कुछ चीज़ों को नहीं करती, उनके लिए हिंड्रेंस होती है। नेक्स्ट, अगर हम इसी ट्यूब में हम इस साइड पे कोई भी सोल्यूट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, इस साइड पे प्योर सॉल्वेंट ही है, प्योर सॉल्वेंट वाटर, इधर भी वाटर ही है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर वाटर ही है, यहाँ पर हमने कोई भी सोल्यूट ऐड कर दिया, लाइक ग्लूकोज ऐड कर दिया, और ये सोल्यूशन बन गई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इस सॉल्वेंट ने ऑस्मोसिस लो से हाई, इधर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, इसने इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ये फिर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, अब इस यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी थी और यहाँ पर यहाँ तक चली गई है, क्योंकि ये मूव करना स्टार्ट हो गया है हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, ऑस्मोसिस यही होती है ना, लो से हाई की तरफ मूव करना, उसने मूव करना स्टार्ट किया है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। जैसे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है, यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ये प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि सोल्यूशन पे अप्लाई किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब हमें देखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखें, जितना ज्यादा अब हमने इसमें इतना सोल्यूट ऐड किया था, ठीक, जैसे अगर हम सोल्यूट ना ऐड करें तो सोल्यूट ऐड ना करेंगे, हम कंसंट्रेशन कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ऐड किया है थोड़ा सोल्यूट, अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा सोल्यूट ऐड करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और ज़्यादा हाई हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई हो जाएगी तो ये लो कंसंट्रेशन से उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ हाई की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर कम हाई है, कंसंट्रेशन हाई है लेकिन कम है, तो इसकी मूवमेंट होगी लेकिन उस कदर नहीं होगी। लेकिन जब कंसंट्रेशन हम और थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर देंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई हो जाएगी, वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा उस तरफ, तो हमें और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना अब ये डिपेंड किया सोल्यूट पार्टिकल पे, और क्या हुआ, इसमें इंक्रीज आया,
इसका मतलब है कि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं, और ये कि अगर हम डिफरेंट भी ऐड कर रहे हैं मैसेज तो वो मोलर मैस पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो तीनों सॉल्यूशंस में एक जैसा ही डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, एक जैसा ही एलिवेशन आएगी बॉइलिंग पॉइंट में, एक जैसी लोअरिंग आएगी वेपर प्रेशर में, एक जैसा ही एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये मोलर मैस पे डिपेंड नहीं करती। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं तीनों में सेम है, दैट्स वाई ये सेम ही करेगी। सब कुछ तीनों चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम शो करेगी। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो हमने सल्यूट ऐड करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चेक आउट करने के लिए उसको नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्यूशन हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, एंड थर्ड वन सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट में अगर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारे लिए स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा, इफेक्ट क्या आया है, डिप्रेशन कितना हुआ है, एलिवेशन कितनी हुई है, एट्सेट्रा। तो ये नॉन वोलेटाइल क्यों होना चाहिए कि वोलेटाइल वो होता है जो वेपर्स में बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम ऐसा सॉल्यूट ऐड कर देंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ज़्यादा जल्दी, तो हम इजीली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से किसी भी प्रॉपर्टी का इफेक्ट स्टडी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो वो भी अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पर भी हमारे लिए इतना इजी नहीं रहेगा स्टडी करना कि क्या इफेक्ट आया है बॉइलिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में, वेपर प्रेशर में, एट्सेट्रा। तो दैट्स वाई ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितनी आएगी, वो भी अगर स्टडी कर लें तो वाटर का आपको 0.86 दिया हुआ है, 0.52 बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन दी है, एंड 1.86 फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दिया है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन वैल्यू है। वन थिंग आप लोग रिमेंबर करेंगे, यहाँ पर ये जो एलिवेशन और डिप्रेशन है ये इसके लिए नहीं है, ये 0.1 मोलर सोल्यूशन है हमने बनाई, तो 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए 0.052 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन आएगी, और नेक्स्ट 1.8 डिग्री सेल्सियस नहीं, इससे कम डिप्रेशन आएगी। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड कि एलिवेशन कितनी आ सकती है इन बॉइलिंग पॉइंट में, एंड डिप्रेशन कितना आ सकता है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो वो आपके एलिवेशन की वैल्यू दी हुई है 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए, मतलब ये हमने तीनों 0.1 बनाई है। 0.1 में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आती है आपकी 0.052 डिग्री सेल्सियस, और डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में 0.186 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके अलावा अगर आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर सोल्यूशन है, तो उसके लिए जो एलिवेशन आएगी बॉइलिंग पॉइंट में वो 0.52 डिग्री सेल्सियस, और जो डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो 1.86 डिग्री सेल्सियस। 1 मोलर सोल्यूशन में इतनी एलिवेशन एंड डिप्रेशन है, 0.1 मोलर सोल्यूशन में इतनी एलिवेशन एंड डिप्रेशन है। अगर प्योर सॉल्वेंट से ये इसका मतलब इस 0.52 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है, मतलब कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट यानी जो हमने इस केस में लिया है वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो एलिवेशन आई है मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो पॉइंट जब हमने इसमें सल्यूट ऐड किया है, यूरिया का केस ले लें, ग्लूकोज का ले लें, सुक्रोज का ले लें, लेकिन यहाँ पर हमने तीनों की 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाई है, लेकिन
1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर इसका हम 60 ग्राम लेंगे, इसका 180 ग्राम लेंगे और इसका 342 ग्राम लेंगे मैस, तब हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन बनेगी। और उसके लिए वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और एलिवेशन आई है 0.52, मतलब अगर हम सुक्रोज ऐड कर देंगे तो वाटर बॉईल होगा, पूरी सोल्यूशन बॉईल होगी 100.52 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, इसी तरीके से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर हम इन तीनों में से कोई भी 1 मोलर लेनी है, क्योंकि ये 0.1 मोलर के लिए ये है और 1 मोलर के लिए ये है, और 1.86 डिग्री सेल्सियस डिप्रेशन का मतलब है कि वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर हम इनमें से कोई भी ले लें, लाइक यूरिया ग्लूकोज वाला ले रहे हैं और उसको फ्रीज करें, तो उसमें वो फ्रीज होगा, प्योर वाटर 0 डिग्री पे होता है तो वो -1.86 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, यानी 0 डिग्री से भी पहले ही हो जाएगा। डिप्रेशन आ रहा है ना फ्रीजिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, 0 डिग्री से भी पहले ही डिप्रेस हो जाएगा। ओके, तो ये डिप्रेशन ये, और जो आपका ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कांस्टेंट्स है, इसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा गया है, इसको KB से रिप्रेजेंट करना है, और जो फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा गया है, इसको KC से रिप्रेजेंट करना है। कि और ये सॉल्वेंट की नेचर पे भी डिपेंड करते हैं ये कॉन्स्टेंट्स, कि कितना डिप्रेशन आना है, कितना एलिवेशन आनी है, ये ईथर के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, एट्सेट्रा। आई होप सो कि मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिया है एंड आपको अच्छे से समझ भी आई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।